नमस्कार। द डीप डाइव के आज के इस विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल की खबरों, खास तौर पर 8 नवंबर 2025 के अखबारों से चुने गए 5 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का विश्लेषण करेंगे। ये सवाल यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए, आप जानते हैं, काफ़ी प्रासंगिक हैं। और ये सवाल हमने अखबारों के एक्सप्लेन्ड और एडिटोरियल सेक्शन से लिए हैं, जो खबरों की तह तक जाते हैं। कोशिश रहेगी कि चर्चा जानकारीपूर्ण हो, दिलचस्पी हो और उन बारीकियों पर ध्यान दें जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कभी कभी लगता है ना कि करंट अफेयर्स की तैयारी एक बड़े समुंदर में गोता लगाने जैसी है। तो चलिए आज इस समुंदर से कुछ ज़रूरी मोती चुनते हैं और इस काम में हमारी मदद के लिए विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। अच्छा, तो पहला विषय लेते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। इसका राज्यों की वित्तीय स्थिति पर क्या असर हुआ है? ये सवाल अखबार के पेज 19 पर एक विश्लेषण पर आधारित है। वे स्टेट स्टैंड ऑन रेवेन्यू कलेक्शंस बिफोर एंड आफ्टर जीएसटी। तो मूल सवाल ये है कि जीएसटी आने के बाद राज्यों की कमाई का क्या हाल है? क्या बढ़ा है, घटा है या क्या स्थिति है? हाँ, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है और खासकर फिस्कल फेडरलिज्म के नजरिए से देखें तो और भी। अखबार के आंकड़े एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। विश्लेषण बताता है कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों का जो कुल टैक्स कलेक्शन है, अगर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो वो जीएसटी से पहले की अवधि से कम हुआ है। ओह, कम हुआ है? जी हाँ, आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 में ये जीडीपी का लगभग 6.5% था, जो 2023-24 में घटकर मतलब 5.5% के आसपास रह गया है। तो ये कहना कि राजस्व कम हुआ है, ये आंकड़ों के हिसाब से तो सही है। लेकिन क्या ये सभी राज्यों के लिए सच है या कुछ राज्यों ने बेहतर किया है? यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आता है। राज्यों पर इसका असर एक जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। रिपोर्ट में जिक्र है कि अक्टूबर महीने में ही 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जीएसटी राजस्व असल में कम हुआ, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। 20 राज्यों का? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि ज्यादातर राज्यों में राजस्व घटा, कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में सुधार भी देखने को मिला है। इसका मतलब ये भी है कि जो औद्योगिक रूप से ज्यादा विकसित राज्य हैं, उनके राजस्व में भी कोई एक समान बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसलिए वो जो दूसरा कथन होता है ना अक्सर कि सभी राज्यों में समान सुधार हुआ, वो तथ्य सही नहीं है। और अगर इससे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सीधे तौर पर भारत के फिस्कल फेडरलिज्म, मतलब केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, भारतीय टैक्सेशन सिस्टम और संविधान में संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियों जैसे कोर सिलेबस टॉपिक से जुड़ता है। सही। ये आंकड़ा उस बहस को भी बल देता है जहां कई राज्य महसूस करते हैं कि जीएसटी ने उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कुछ हद तक सीमित किया है, भले ही उद्देश्य एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाना था। तो मतलब कुल कलेक्शन जीडीपी के अनुपात में कम और राज्यों पर असर भी अलग अलग। ये बात वाकई ध्यान देने लायक है, खासकर जब राज्यों की वित्तीय जरूरतों और केंद्र पर उनकी निर्भरता की बात होती है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये भी है कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन का जो मुद्दा था वो आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? आपकी बात सही है। कॉम्पेंसेशन सेस की अवधि खत्म होने के बाद राज्यों के राजस्व की स्थिति और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध ये निश्चित रूप से और ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। इस पर नजर रखनी होगी। चलिए जीएसटी से आगे बढ़कर अब वैश्विक मंच की ओर चलते हैं। पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा। पेज 10 पर एक संपादकीय है, COP30 मस्ट एड्रेस द मोस्ट वल्नरेबल। ये जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई की जरूरत पर जोर देता है। इसी से जुड़ा एक सवाल है यूएनएफसीसीसी के कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज यानी CBDRC सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत आखिर कहता क्या है, खासकर इस संदर्भ में कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमता और ऐतिहासिक जिम्मेदारी हर देश की अलग अलग है। CBDRC सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये यूएनएफसीसी की एक तरह से फाउंडेशन है। ये मानता है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इससे निपटना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, मतलब कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। लेकिन यहीं पर विभेदित यानी डिफरेंशिएटेड शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिद्धांत स्वीकार करता है कि इस साझा जिम्मेदारी को निभाने में सभी देशों की भूमिका और क्षमता बराबर नहीं है। अच्छा, तो जिम्मेदारी सबकी पर काम अलग अलग। बिल्कुल। सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहता है कि विकसित देशों को इसमें नेतृत्व करना चाहिए, लीड करना चाहिए। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला,
उनका ऐतिहासिक उत्सर्जन मतलब हिस्टोरिकल एमिशंस औद्योगिक क्रांति के समय से अब तक उन्होंने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरा, उनके पास बेहतर वित्तीय और तकनीकी क्षमता है, ग्रेटर कैपेबिलिटीज। इसीलिए संपादकीय में भी जो आपने बताया, कमजोर और ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों के लिए मजबूत क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म्स की मांग की गई है। ये मांग इसी CBDRC सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सिद्धांत अभी भी रेलेवेंट है पेरिस समझौते के बाद भी? हाँ, बिल्कुल रेलेवेंट है। इसको लेकर कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, जैसे इसका मतलब ये नहीं कि सब बराबर बोझ उठाएंगे, या ये भी गलत है कि पेरिस समझौते के NDCs यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन से ये सिद्धांत खत्म हो गया है। नहीं, पेरिस समझौता भी CBDRC को ध्यान में रखकर ही बना है, और न ही इसका मतलब ये है कि विकासशील देश बिना किसी सीमा के उत्सर्जन बढ़ाते रह सकते हैं। उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनकी क्षमता और विकास की जरूरतों के मुताबिक। समझ गया। अगर हम इसे सिलेबस से जोड़ें तो ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और उनमें भारत की भूमिका जैसे विषयों से सीधा जुड़ता है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये। हाँ, ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी सबकी, पर भूमिका और बोझ क्षमता और इतिहास के अनुसार अलग अलग। ये समझना इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, खासकर कॉप मीटिंग्स की बहस को समझने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या समय के साथ जैसे विकासशील देशों की क्षमताएं बढ़ रही हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, जैसे NDCs में दिखता है? निश्चित रूप से CBDRC कोई स्टैटिक सिद्धांत नहीं है। इसमें रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज का पहलू भी है, जो समय के साथ बदल सकता है। पेरिस समझौता इसी डायनामिक्स को दिखाता है, जहां सभी देशों को अपने NDCs तय करने और उन्हें समय समय पर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अब भारतीय राज व्यवस्था पॉलिटी की ओर मुड़ते हैं। पेज 10 पर ही एक और संपादकीय है, SC ड्रॉज अ रेड लाइन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स पर जोर दिया गया है। सवाल यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को जिसे सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, कौन-कौन से मौलिक अधिकार देता है? देखिए, अनुच्छेद 22(1) और 22(2) खास तौर पर गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीजरल सेफगार्ड्स देते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 अधिकार शामिल हैं। 3 अधिकार कौन-कौन से? पहला, व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए जाने का अधिकार, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। उसे पता होना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार, द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। और तीसरा? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा का समय छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। 24 घंटे के अंदर पेशी। ये तीनों अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं, फंडामेंटल राइट्स। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन भी है जिसे जानना जरूरी है। अच्छा, क्या है वो? ये विशेष अधिकार 2 तरह के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। पहला, कोई शत्रु अन्यदेशीय मतलब एनिमी एलियन, जिसका देश उस समय भारत के साथ युद्ध में हो। और दूसरा, निवारक निरोध कानून यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर। ओह अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों पर ये राइट्स नहीं है। जी, उन पर ये स्पेसिफिक राइट्स लागू नहीं होते। उनके लिए अलग प्रक्रियात्मक नियम है जो अनुच्छेद 22 के बाद के क्लॉजेज में दिए गए हैं। तो प्रश्न में दिए गए तीनों कथन, कारण जानने का अधिकार, वकील का अधिकार, 24 घंटे में पेशी, ये सही है। संपादकीय में जिस पुलिस जवाबदेही और मनमानी पर रोक की बात की गई है, उसका आधार यही संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं। सही बात है। और ये मौलिक अधिकार जो संविधान के पार्ट 3 में है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं, ये इंडियन पॉलिटी के सिलेबस का एक बिल्कुल फाउंडेशनल टॉपिक है। ये अधिकार जानना तो हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, और परीक्षा के नजरिए से तो खासकर। प्रोसीजरल जस्टिस लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है। बिल्कुल। इन अधिकारों का उद्देश्य यही है कि राज्य अपनी शक्ति का मनमाना इस्तेमाल ना कर सके। चलिए, अब वापस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में अगला विषय है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड। पेज 19 पर एक्सप्लेन्ड सेक्शन में
चीन और अमेरिका के बीच G2 फ्रेमिंग की चर्चा के संदर्भ में क्वाड का जिक्र आया है। सवाल ये है कि क्वाड आखिर है क्या? क्या ये नाटो जैसा कोई सैन्य गठबंधन है? और 2017 में इसके पुनरुद्धार के पीछे मुख्य वजह क्या थी? देखिए, क्वाड को लेकर अक्सर ये सवाल उठता है कि इसकी प्रकृति क्या है। इज इट अ मिलिट्री अलायंस? तो सबसे पहली बात, क्वाड कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन, फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है, जैसा कि नेटो है। नाटो जैसा नहीं है। नहीं, नेटो में एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाता है, वो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। क्वाड के सदस्य देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी कोई संधि नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये मूल रूप से एक रणनीतिक मंच है, स्ट्रैटेजिक फोरम और डायलॉग। इसका मतलब है कि ये 4 देश साझा हितों, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन ये कोई मिलिट्री ब्लॉक नहीं है। अच्छा, स्ट्रैटेजिक फोरम, ठीक है। और इसका पुनरुद्धार 2017 में क्यों हुआ? बीच में तो ये बंद सा हो गया था। हाँ, 2007-8 में शुरू होने के बाद ये कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो गया था। 2017 में इसके दोबारा सक्रिय होने के पीछे जो मुख्य रणनीतिक प्रेरणा थी, वो चीन के बढ़ते मुखर प्रभाव, खास तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी गतिविधियों को संतुलित करना था, काउंटर बैलेंस करना। चीन फैक्टर। हाँ, बिल्कुल। लेख के अनुसार इसे चीन की कार्रवाइयों के खिलाफ एक प्रतिरोध या पुशबैक के तौर पर देखा गया। चीन की कुछ कार्रवाइयों को, जैसा स्रोत में कहा गया है, वेस्ट लेड रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर के लिए चुनौती माना गया था और क्वाड को उस व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास के रूप में भी देखा गया। तो संक्षेप में कहें तो पहला कथन कि ये एक सैन्य गठबंधन है, वो गलत है, लेकिन दूसरा कथन कि इसके पुनरुद्धार का मुख्य कारण चीन के प्रभाव को संतुलित करना था, वो सही है। ये विषय इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस का अहम हिस्सा है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, रीजनल फोरम्स और भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर उनके प्रभाव का अध्ययन। ये बात वाकई दिलचस्प है। क्वाड सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि एक रणनीतिक मंच है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम इंडो पैसिफिक की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स और उसमें भारत की भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सहयोग के कई रास्ते खुले हैं, जरूरी नहीं कि वो सैन्य ही हो। बिल्कुल। और क्वाड का फोकस अब देखिए वैक्सीन डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर भी बढ़ रहा है। ये इसके नॉन मिलिट्री मल्टी डायमेंशनल स्वरूप को दिखाता है। सही है। और अब हमारे आज के विश्लेषण का आखिरी विषय, यह हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की गलियों में ले जाता है। पेज 1 पर एक खबर है, पीएम टारगेट्स कॉन्ग ओवर वंदे मातरम, जिसमें वंदे मातरम गीत के ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र है। सवाल इसी के इतिहास से जुड़ा है। इसे किसने लिखा, पहली बार सार्वजनिक रूप से कब गाया गया, और क्या ये हमारा राष्ट्रगान है? चलिए इसके तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। पहला कथन है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का अंश है। ये सही है? ये बिल्कुल सही है। आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था और ये गीत उसी का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा कथन है कि इसे पहली बार राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। टैगोर ने गाया था? जी हाँ, ये कथन भी ऐतिहासिक रूप से सही है। टैगोर ने इसे संगीतबद्ध करके गाया था, जिससे इसे काफी लोकप्रियता मिली। अच्छा। और तीसरा कथन कि ये राष्ट्रगान है? तीसरा कथन कहता है कि संविधान सभा ने इसके पहले 2 छंदों को भारत के राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के रूप में अपनाया था। यहीं पे थोड़ी बारीकी है, ये कथन गलत है। ओह, गलत है? हाँ, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के रूप में अपनाया था। उसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया गया और ये निर्णय लिया गया कि इसका दर्जा राष्ट्रगान के बराबर होगा। अच्छा, तो राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग। जी बिल्कुल, जिसके पहले 2 छंदों को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए प्रश्न के अनुसार कथन 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 3 गलत है। समझ गया। ये सवाल सीधे तौर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रतीकों, व्यक्तित्वों और घटनाओं से जुड़ा है।
मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस का एक सेंट्रल पार्ट है ये। हाँ, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच का ये अंतर और वंदे मातरम का ये ऐतिहासिक सफर, ये तथ्य न सिर्फ परीक्षाओं के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी जानना महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो आज हमने जीएसटी के राज्यों के वित्त पर असर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति के CBDRR सिद्धांत, मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ अनुच्छेद 22 के तहत मिले संवैधानिक अधिकारों, क्वाड की रणनीतिक प्रकृति और भूमिका, और अंत में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक तथ्यों जैसे काफी विविध और महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा मतलब यही है कि करंट अफेयर्स को सिर्फ सतही तौर पर जानना काफी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए जरूरी है कि हम इन समसामयिक घटनाओं को सिलेबस के मूल सिद्धांतों मतलब स्टैटिक कॉन्सेप्ट से जोड़कर समझें। क्यों? सही कहा ना? आपने बिल्कुल सही कहा। इन सभी विषयों को जोड़ने वाली कड़ी यही है कि वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण स्थिर पाठ्यक्रम की अवधारणाओं के साथ कैसे किया जाए। आज का ये विश्लेषण ये भी दिखाता है कि अखबारों के संपादकीय और एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स आपकी तैयारी में कितने मददगार हो सकते हैं। ये आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझने में भी मदद करते हैं, जिससे एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है। बिल्कुल। और जाते जाते आज की चर्चा से जुड़ा एक विचारोत्तेजक प्रश्न आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने नियमों, अधिकारों, वित्तीय व्यवस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की बात की। सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह वैश्विक और घरेलू परिदृश्य लगातार बदल रहे हैं, भविष्य में भारत अपनी वित्तीय स्वायत्ता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सीखने और समझने का यह सफर यूं ही जारी रहेगा। अगले विश्लेषण तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए।